हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान। ठीक है सर। हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम इस लेसन की पहले भी 2 वीडियो भेज चुके हैं। आज हम भेजेंगे इसी लेसन की अगली वीडियो। तो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। उन्नीस सौ 17 में जब सर्दियाँ हो रही थी तो राजधानी पेट्रोग्राद का पहला नाम क्या था? पीटर्सबर्ग। इसका नाम बदल कर रख दिया था। तो जो वहाँ की राजधानी थी, उसकी जो हालात थे वो बहुत ही ख़राब होते जा रहे थे, क्योंकि इस शहर को 2 भागों में बांटा जा चुका था। उसी शहर में एक नदी बहती थी जिसका नाम नेवा था। इस नदी के दाएं तट पर जो है मज़दूर, उनके छोटे छोटे घर, कारखाने थे, जबकि इस नदी के बाएं तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, विंटर पैलेस, सरकारी इमारतें और जो फैशनेबल जो लोग थे वे रहा करते थे। ठीक है। और हाँ, जो ड्यूमा की बैठक, जहाँ पर ड्यूमा की बैठक होती थी, वे महल भी कहाँ था? बाएं तरफ था। फरवरी की भरी सर्दी में मजदूरों के पास खाद्य पदार्थ बेहद कम मात्रा में होते थे। और उस टाइम जो है, फरवरी का जो टाइम चल रहा था 1917 का, उस समय जो ज़्यादा सर्दी हो रही थी, बर्फ़बारी हो रही थी, तो किसानों का जीना बहुत ही मुहाल हो रहा था। 22 फरवरी को नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। अगले ही दिन 50 फैक्ट्रियों के मज़दूरों ने इस फैक्ट्री के मज़दूरों के समर्थन में हड़ताल कर दी। जो अन्य फैक्ट्री के लोग थे वे सब इकट्ठा हो गए और इस फैक्ट्री के विरोध में उन्होंने क्या किया? हड़ताल करना शुरू कर दिया। जब हड़ताल शुरू की तो इसी दिन जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपाधि मिली हुई थी। इस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन में कार्य नहीं कर रही थी। हड़ताल के चलते जो वहाँ के रहीसी इलाके थे और सरकारी जो इमारतें थी, उन्हें जो है मज़दूरों ने घेर लिया। और फिर क्या किया? सरकार ने यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। और फिर जब धीरे धीरे शाम का वक्त हुआ तो सभी आंदोलनकारी अपने अपने घर को चले गए। और फिर जो है 25 फरवरी को फिर इकट्ठा हो गए। सरकार ने उन पर जो है क्या किया? संतुलन पाने के लिए सैनिकों की व्यवस्था करी। वहाँ पर क्या करा? सैनिकों को भेज दिया। अब बात करते हैं रविवार 25 फरवरी। सरकार द्वारा ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। 26 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दाएं तट के इलाके में इकट्ठे हो गए। 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस का जो मुख्यालय होता है उस पर हमला कर दिया और उसे बर्बाद कर दिया। किंतु पुलिस के घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी।
लेकिन कुछ जो सिपाही थे, कुछ सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। और इसी के चलते एक सिपाही ने क्या किया, अपने ही अफसर को गोली से उड़ा दिया। और जो बहुत सारे सैनिक थे वे क्या हुए, प्रदर्शनकारियों से जाकर मिल गए। उसी दिन सिपाही और मजदूर एक सोवियत का गठन करने के उद्देश्य से उसी इमारत में इकट्ठे हुए जहां तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। एक संगठन बना जिसका नाम क्या था, पेट्रोग्राद सोवियत। यहाँ से वो जो है वो गठन बनाया गया। और क्या हुआ, अगले ही दिन उनके सैनिक कमांडरों ने जार को कहा कि राजगद्दी छोड़ दें। और जो क्या हुआ, सैनिकों ने जो इकट्ठा होकर जार को सलाह दी कि आप जो है राजगद्दी छोड़ दो। और जार भी बहुत काफ़ी चालाक था, तो उसने उनकी बात मान ली और गद्दी को छोड़ दिया। अब फैसला करने की जो जिम्मेदारी थी वो संविधान सभा को सौंप दी गई। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में चला गया। अब पढ़ेंगे हम फरवरी के बाद, फरवरी के पश्चात क्या होता है, आफ्टर फरवरी। उदारवादी समाजवादी जल्द से जल्द निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जो उदारवादी लोग थे और समाजवादी लोग थे वे क्या करना चाहते थे, सरकार का गठन करना चाहते थे। और पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर प्रत्येक स्थान पर सोवियत का निर्माण करना चाहते थे। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के जो निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस वापस आ गए। उनका मानना था कि सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए। लेनिन ने भाषण दिया कि सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और जो किसानों की जो ज़मीन है वो उनको वापस देनी चाहिए। लेनिन की मांगों को अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रखने का सुझाव दिया। अब गर्मी के आते आते मजदूर आंदोलन का विस्तार होने लगा। जून में लगभग 500 सोवियतों ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधियों को भेजा। बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा था। जो बोल्शेविक पार्टी के जो लोग थे, समर्थक थे, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। उन्नीस 1917 में बोल्शेविकों ने एक प्रदर्शन किया जिसका सरकार ने विरोध कर बहुत सारे बोल्शेविकों और नेताओं को भगाने पर मजबूर किया। जब बोल्शेविक जो समर्थक और नेता थे वे प्रदर्शन कर रहे थे, जिसका जो वहाँ की सरकार थी उसने सरकार ने उनका कड़ा विरोध किया और वहाँ पर जाकर क्या किया, गोली चलवा। देखिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारियों को किस कदर जो है गोलियां चलाई गई, कुछ लोग मारे भी गए इसमें। अब हम देखेंगे अक्टूबर 1917 की क्रांति।
सरकार और बोल्शेविकों के मध्य टकराव के चलते लेनिन ने अंतिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपने के संकेत दिए। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों की इकट्ठा किया। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन द्वारा पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा पाने के लिए राजी कर लिया गया। 24 अक्टूबर का जो विद्रोह चल रहा था, सरकार के जो वफादार जो सैनिक थे, उन्होंने जो 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेराबंदी कर दी। सरकार के विंटर पैलेस की सुरक्षा के उद्देश्य से सैनिकों की जो एक टुकड़ी थी उसे वहाँ पर भेज दिया गया और बहुत जल्दी करके क्रांतिकारी समिति के अध्यक्ष ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकार लो पर जाकर कब्जा कर लें, क्योंकि सरकार ने जो अपने वफादार सैनिक भेजे थे उन्होंने बोल्शेविक अखबार के जो 2 दफ्तर थे उन पर कब्जा कर लिया और इसी का देखते हुए बोल्शेविक के जो संगठन के लोग थे उन्होंने भी सरकारी दफ्तरों पर जाकर कब्जा कर लिया। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस को घेर लिया। मॉस्को में दिसंबर आते आते बोल्शेविकों ने मॉस्को पेट्रोग्राद को अपना नियंत्रण कर लिया। जो बोल्शेविक के जो लोग थे, इतने सर्दी का टाइम आने वाला था तो बोल्शेविकों ने क्या किया, पेट्रोग्राद पर अपना कब्जा कर लिया। अब हम पढ़ेंगे इसमें अक्टूबर के बाद क्या होता है। व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर। बोल्शेविक ने निजी संपत्ति का विरोध किया, क्योंकि जो अधिकतर जो बैंक और उद्योग थे उनका राष्ट्रीयकरण 1917 में किया जा चुका था, इसलिए उनका नियंत्रण और प्रबंधन सरकार के अधीन हो चुका था। जब किसी संस्था का राष्ट्रीयकरण हो जाता है तो उस पर जो नियंत्रण हो जाता है वो किसका होता है, सरकार का होता है। उसी प्रकार जो रूस में चेंज हुआ था, उद्योग और बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हो चुका था उन पर सरकार का कब्जा हो चुका था। किसान आसानी से सामंतों की ज़मीनों को कब्जाने लगे। शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उसके बड़े मकानों को आपस में बांट लिया। शहरों में क्या हुआ, जो छोटे लोग थे उन्होंने अमीर लोगों के बड़े बड़े मकानों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कुछ हिस्सा उसके लिए छोड़कर, जो अमीर लोग था उसके लिए वो हिस्सा छोड़कर उसके मकान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लिया, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वे आकर वहाँ आसानी से रह सकें। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता का आरंभ हुआ जिसमें सोवियत टोपी को चुना गया। अब बोल्शेविक पार्टी का नाम जो है बदल चुका था, उसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया। 1917 में बोल्शेविकों के द्वारा संविधान सभा के चुनाव कराए गए, परंतु क्या हुआ, बोल्शेविकों को उस चुनाव में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण 1918 में असेंबली में बोल्शेविकों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। 1918 में कई राजनीतिक सहयोगियों की सहमति के कारण
बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोवेस में जर्मनी से संधि कर ली। सोवियत कांग्रेस के चुनावों में केवल एकमात्र पार्टी बोल्शेविक पार्टी ही रह गई थी। रूस में एक दलीय राजनीति की व्यवस्था हो चुकी थी। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की बुराई करने वालों को दंडित करते थे। क्योंकि वे समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। अक्टूबर 1917 के पश्चात इन युवाओं द्वारा कला और वास्तु शिल्प के क्षेत्रों में कई प्रयोग किए गए, किंतु पार्टी ने कई लोगों पर सेंसरशिप को थोप दिया, जिस कारण लोगों का विश्वास उन पर से धीरे धीरे हटने लगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गृह युद्ध। गृह युद्ध देखिए कहते किसे हैं? गृह युद्ध उसे कहते हैं जैसे एक घर में दो भाई हैं और उनमें आपस में लड़ाई हो जाए तो उसे गृह युद्ध के नाम से जानते हैं। अब रूस में क्या होता है? गृह युद्ध जब हुआ तो हम ये पढ़ेंगे द सिविल वॉर, गृह युद्ध। बोल्शेविक के पुनर्वितरण के आदेश के कारण रूसी सेना टूटने लगी। बहुत सारे जो सिपाही थे रूसी सेना के, वे अपने घर वापस जाना चाहते थे क्योंकि वे किसान थे और भूमि जो है पुनर्वितरण हो रहा था। किसान जो सेना में भर्ती हुए भर्ती थे वे अपने घर जाना चाहते थे क्योंकि किसानों को भूमि बांटी जा रही थी। वर्ष 1918 और 1919 में रूसी साम्राज्य के अधिकांश भाग पर ग्रीन्स, जिन्हें बोल्शेविक कहा जाता है, और वाइट्स कौन थे? जार समर्थक। उन्हें फ्रांसीसी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों को भी समर्थन प्राप्त था। ये सभी शक्तियां रूस में समाजवाद के विरोध कर रही थी। वाइट्स जो जार समर्थक थे, उनकी टुकड़ी के लोग निजी संपत्ति के पक्ष में थे। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों का कड़ा विरोध किया। उनकी इन नीतियों के कारण जनता ने बोल्शेविक के प्रति अपना रोष प्रकट करना आरंभ कर दिया। 1920 तक रूसी साम्राज्य के अधिकांश भाग पर बोल्शेविकों ने कब्जा कर लिया था और उन्होंने क्या किया? जो रूस से बाहर के जो लोग थे, राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों का समर्थन करना शुरू किया। बोल्शेविक उपनिवेशकों ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का बड़े पैमाने पर कत्लेआम शुरू कर दिया। बोल्शेविकों ने क्या किया? समाजवाद के नाम पर क्या किया? जो वाइट्स जार समर्थक थे उनका जो है कत्लेआम करना शुरू कर दिया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समाजवादी समाज का निर्माण। मेकिंग ए सोशलिस्ट सोसाइटी। बोल्शेविक गृह युद्ध के चलते चलते बैंक और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करते जा रहे थे। सामाजिकरण जिस ज़मीन का किया जा चुका था, किसानों को खेती करने की आज्ञा दे दी गई। सामूहिकता के उद्देश्य से बोल्शेविक जब्त किए गए खेतों का प्रयोग कर रहे थे। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। इसी आधार पर 5 साल के लिए
लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए। इसी आधार पर उन्होंने पंचवर्षीय योजना आरंभ की। शुरुआती दो योजनाएं जो थी, पंचवर्षीय दो योजनाएं जो थी, जो 1927 से लेकर 1932 और 1933 से लेकर 1938 तक जो चली, उनके अंतर्गत क्या हुआ, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया और वस्तु की कीमतों को स्थिर रखने का सुझाव दिया गया। औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा, नए नए औद्योगिक शहरों का निर्माण हुआ और वर्ष 1929 से 1933 के मध्य तेल, कोयला, स्टील के जो उत्पादक थे उनमें 100% वृद्धि होने लगी। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ, जल्दी जल्दी जो निर्माण के कारण कार्य स्थितियों पर विषम प्रभाव पड़ने लगा। विस्तारित शिक्षा व्यवस्था का विकास किया गया। फैक्ट्री कामगारों, किसानों और विश्वविद्यालयों में दाखला दिलाने के प्रमुख इंतजाम किए गए। महिला कामगारों, जो महिला मजदूर थीं, उनके बच्चों के लिए फैक्ट्री में अलग से बालवाड़ियों को खोला गया। जैसे महिला जो आती थी फैक्ट्री में काम करने के लिए, उनके साथ छोटे बच्चे होते थे, तो फैक्ट्रियों में बालवाड़ी जिसमें बच्चों को रखा जाता था, तो उनका उदय हुआ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टालिनवाद और सामूहिकरण, स्टालिज्म एंड कोलेक्टिवेशंस। अर्थव्यवस्था का जो आरंभ होता है वो खेती के कारण होता है। 1927 के मध्य रूस में अनाज न होने की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। सरकार द्वारा अनाज की कीमतें तय कर दी गई थी। उन कीमत पर सरकार को अनाज बेचने से इनकार कर दिया गया। जो वहाँ के किसान थे उन्होंने कम कीमत पर सरकार को अनाज देने से मना कर दिया। और जो लेनिन के बाद जो कमान संभाल रहे थे स्टालिन, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई और उनका कहना था कि अमीर किसान और व्यापारी अनाज की कीमतों में वृद्धि करने के लिए अनाज को रोककर संयोजित कर रहे हैं। इसी दौरान 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादन इलाकों का दौरा किया और उन्होंने ज़बरदस्ती अनाज खरीदना शुरू किया। इसके बाद भी जब अनाज की पूर्ति नहीं हो पाई तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला किया गया। इस निर्णय का तर्क दिया गया कि खेत बहुत छोटे छोटे हैं। सन 1917 के पश्चात ज़मीनों को किसान को सौंप दिया गया। अधिकांश किसानों के पास खेत छोटे होने के कारण उनका आधुनिकीकरण करना संभव नहीं था। इसके पश्चात स्टालिन का सामूहिकरण का कार्यक्रम शुरू हुआ। किसानों को सामूहिक खेतों में कार्य करने के आदेश दिए गए तथा खेतों के मुनाफे को सभी में बराबर बराबर बांटने का निर्णय दिया गया। इस निर्माण से नाराज़ किसानों ने सरकार का विरोध करना शुरू किया और अपने ही जो
उनके पालतू जानवर थे उनको मारना शुरू कर दिया। इस तरह के कार्य चलते चलते 1929 से 1931 के मध्य जो उनके किसानों के जो जानवर थे, मवेशी थे, उनकी संख्या घटकर 1/3 रह गई, यानी कि 100 में से 33 बाकी रह गए। इस तरह किसानों को कोई लाभ नहीं हो पाया। सामूहिकरण के पश्चात भी उत्पादन के विकास को नहीं देखा गया। 1930 से 1933 की खराब फसल को सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा अकाल माना गया, जिसमें 40 लाख के करीब लोग मारे गए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रूसी क्रांति और सोवियत संघ वैश्विक प्रभाव। देखिए, रूसी क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, इस टॉपिक में हम ये जानेंगे। बोल्शेविकों ने जिस तरह सत्ता पर कब्जा करके शासन चलाया, उससे यूरोप के कई समाजवादी पार्टियां असहमत थीं। कई देशों ने कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया, जैसे इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का स्थापना की गई। सोवियत संघ के अतिरिक्त कई देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ ईस्ट, बोल्शेविक द्वारा निर्मित कम्युनिस्ट में हिस्सा लिया गया। किंतु विदेशियों ने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्क्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा प्राप्त की। दूसरे विश्व युद्ध के शुरू होने से पूर्व समाजवाद को एक वैश्विक पहचान मिल चुकी थी, किंतु 50 के दशक तक देश के भीतर लोगों की यह धारणा थी कि सोवियत संघ में कुछ भी ठीक नहीं है। वहाँ के नागरिकों से कई आवश्यक स्वतंत्रताएं छीन ली गई थी। 20वीं शताब्दी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रह गई थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का आदर करते थे, किंतु समस्त देशों में समाजवाद के विषय में व्यापक प्रकार के विस्तृत विचार विमर्श किए गए। इसी के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। हम आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छे समझ में भी आया होगा, और सभी स्टूडेंट से हम ये कहते हैं कि इस लेसन को सभी स्टूडेंट एक बार अच्छे से रिवाइज ज़रूर करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।